सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीरिया से डील करने के लिए नेतन्याहू हो गया तैयार, मगर लगा दी नई शर्त। ईरान ने मिसाइल रेंज कम करने की मांग ठुकराई, दी बड़ी वार्निंग। कतर की बड़ी पहल, हमास और इसराइल को सीज फायर के अगले फेज पर जल्द लाने की कोशिश। यमन में भुखमरी का बड़ा अलर्ट, 17.1 मिलियन लोग फूड इनसिक्योरिटी का शिकार। पोप लियो का सख्त बयान, इस्लामोफोबिया फैलाने वालों का असली एजेंडा एंटी माइग्रेंट। यूरोप अमेरिका को दी नसीहत। और डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल धमकी, ड्रग्स से जुड़े किसी भी मुल्क पर हमला करने का बड़ा ऐलान। शुरुआत करते हैं इस शो की। सीरिया से डील के लिए नेतन्याहू तैयार हो गया है, मगर उसने एक नई शर्त रख दी है। दमिश्क से लेकर जबल अल शेख तक बफर जोन मांग रहा है नेतन्याहू। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसराइल सीरिया के बीच नॉन एग्रेशन पैक्ट हो जाए, कि दोनों कोई हमला ना करें एक दूसरे पर। लेकिन नेतन्याहू का मूड देखने से साफ है कि कोई ढिलाई देने का उसका इरादा है नहीं। मंगल को नेतन्याहू ने कहा कि डील मुमकिन है सीरिया से, लेकिन तभी जब सीरिया एक बड़ा डीमिलिटराइज बफर जोन बनाए जो दमिश्क से शुरू होकर जबल अल शेख तक फैले, वही इलाका जिस पर इसराइल पहले से ही कब्जा जमाए बैठा है। एक दिन पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि सीरिया और इसराइल एक लंबा और अच्छा रिश्ता बनाएं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि महीनों से चल रही बातें आगे बढ़ ही नहीं रही। उधर सीरिया ने इसराइल को कभी फॉर्मली मान्यता दी ही नहीं। सीरिया इसराइल को एक मुल्क के तौर पर नहीं मानता और पिछले एक साल में इसराइल ने सीरिया के इलाके पर अपना कब्जा बढ़ाया है, हमले तेज किए हैं। बावजूद इसके सीरिया भी खामोश है, जवाब नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है वक्त जैसे जैसे बीतेगा सीरिया थोड़ा मजबूत होगा तो हो सकता है कि इसराइल के खिलाफ वो भी कोई एक्शन ले। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि इसराइल और सीरिया के बीच नॉन एग्रेसिव पैक्ट हो जाए, दोनों एक दूसरे पर कभी हमला ना करें। ईरान की तरफ से एक दो टूक और सख्त बयान और पैगाम सामने आ गया है। कहा गया है कि दुश्मन अपनी मनमर्जी ईरान पर थोप नहीं सकता, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। दरअसल तेहरान में एक प्रोग्राम के मौके पर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कहा है कि दुश्मन चाहे जितना मिलिट्री प्रेशर डाल ले, चाहे जितनी धमकियां दे ले, ईरान की कौम उसकी नाजायज मांगे कभी नहीं मानेगी। पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन को यह समझ लेना चाहिए कि वो एक मजबूत, सब्र वाली और डटे रहने वाली ईरानी कौम को झुका नहीं सकता, मिलिट्री हथियार या वॉर टूल्स से भी नहीं। पेज़ेश्कियान का पैगाम बिल्कुल क्लियर है, ईरान पर कोई भी जबरदस्ती नहीं चलेगी और जो भी प्रेशर डालने आएगा उसे तगड़ा जवाब मिलेगा। ईरान से जुड़ी एक और खबर है, ईरान ने मिसाइल रेंज कम करने की बात ठुकरा दी है और ये कहा है कि ऐसी मांगे मानना नामुमकिन है। तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने साफ कह दिया कि मिसाइल रेंज कम करने की बात बिल्कुल नामुमकिन है, ये बचकाना है और इस पर कोई सौदा नहीं हो सकता, ये हमारी ताकत है। कालिबाफ ने कहा कि जंग के बाद जब दुश्मन ने हमारी ताकत देख ली तो अब वो बोल रहे हैं कि अपनी मिसाइल रेंज घटा दो, लेकिन ऐसी डिमांड मुमकिन नहीं है। कालिबाफ का इशारा जून में हुई 12 दिन की ईरान इसराइल वॉर की तरफ था, जब इसराइल ने ईरान पर ज़बरदस्त बमबारी की थी और जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागकर इसराइल के छत्ते उड़ा दिए थे। छक्के नहीं, छत्ते। कालिबाफ का पैगाम साफ है कि ईरान की मिलिट्री ताकत न घटेगी, न कोई इस पर अपनी शर्त थोप सकता है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि ईरान के सामने ये ताज़ा शर्त रखी किसने है। अरब मुल्क कतर हमास और इसराइल को सीज फायर के अगले फेज की बातचीत पर लाने की तैयारी में जुट गया है। बहुत तेज कोशिश कर रहा है कतर। गजा में जंगबंदी के बड़े मीडिएटर रहे कतर ने कहा है कि वो हमास और इसराइल को बहुत जल्दी नेक्स्ट फेज की नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहता है। कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है माजिद अल अंसारी। अंसारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि दोनों पार्टीज को स्टेज 2 पर बहुत जल्द लाया जाए, सीज फायर की स्टेज 2 या फेज 2 पर। उन्होंने आगे बताया कि आगे बढ़ने में दो चीज़ें सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई हैं। पहली, येलो लाइन के पीछे सुरंगों में फंसे हमास के फाइटर्स, और दूसरी, हर 2 दिन में होने वाले नए इंसिडेंट्स।
येलो लाइन दोस्तों वो लाइन है जहां तक इसराइली फौज पीछे हट चुकी है। उसके आगे अब भी कई हमास फाइटर्स टनल्स में मौजूद हैं और इसराइल दावा करता है कि वो उन्हें एक एक करके चुन चुन करके खत्म कर रहा है। अभी जल्द ही 4 से 5 हमास के फाइटर्स 3-4 रोज पहले मारे गए थे। कतर, इजिप्ट और अमेरिका तीनों ने मिलकर इसी साल 10 अक्टूबर को वो जंगबंदी करवाई थी जिसने करीब 2 साल की लड़ाई को लगभग रोक दिया है। कतर अब उसी सीज़फायर को आगे बढ़ाकर असली पॉलिटिकल डील तक ले जाना चाहता है। मंगल को हमास ने गजा में बचे 2 मुर्दा होस्टेजेस में से एक की बॉडी रेड क्रॉस को सौंप दी। ये काम अक्टूबर वाले सीज़फायर डील की शर्तों के तहत हुआ। अब बस एक होस्टेज की बॉडी रह गई है गजा में, जिसके मिलने के बाद हमास के पास इसराइल को देने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हमास के हाथ खाली हो जाएंगे। फिर इसराइल की नीयत पर सब कुछ दारमोदार होगा कि वो जंग कहीं दोबारा शुरू ना कर दे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि गजा में तैनात इसराइली फोर्सेस को कुछ फाइंडिंग्स मिली हैं। इस बॉडी को फाइंडिंग्स कहा गया, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए इसराइल भेजा जा रहा है। यानी इसराइल अभी कंफर्म कर रहा है कि बॉडी किसकी है, उसके होस्टेज की या किसी और की। गजा में बचे जो 2 लास्ट मुर्दा होस्टेजेस हैं उनके नाम है रान गिवेली, जो कि इसराइली पुलिस ऑफिसर था, और सुधितास्क रिनथालक, ये थाईलैंड का एक सिटीजन था। ये दोनों 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में अगवा किए गए थे। दोस्तों, एक बेहद बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट से बाहर की है, लेना लाजिम समझी। आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर में बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अब सिर्फ कार्टेल्स नहीं बल्कि किसी भी मुल्क पर लैंड स्ट्राइक्स यानी ग्राउंड अटैक हो सकते हैं। ट्रंप ने साफ इशारा दिया है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी बदल रहा है। अब लैंड स्ट्राइक्स यानी जमीनी हमले सीधे उन ड्रग कार्टेल्स पर भी होंगी और उन देशों पर भी होंगे जिनका रिश्ता ड्रग के कारोबार से जुड़ा है। ट्रंप ने कहा कि जो भी ये माल यानी ड्रग्स हमारे मुल्क अमेरिका में बेच रहा है वो अटैक के लिए तैयार रहे। सिर्फ वेनेजुएला नहीं बल्कि ऐसा करने वाले किसी भी मुल्क पर हम कभी भी हमला कर सकते हैं। यानी ट्रंप का मैसेज क्लियर है, ड्रग्स का धंधा करने वाला कोई भी मुल्क अब अमेरिका के टारगेट से बाहर नहीं है। ये एक बड़ी धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ऐसी ग्लोबल धमकी नहीं दी थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम किसी भी मुल्क पर हमला कर सकते हैं, हाँ अगर वो ड्रग्स हमारे यहाँ भेजते हुए तो। यमन में भुखमरी का एक बड़ा अलार्म बज गया है। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी फूड प्लान तैयार कर लिया है। यूएन की नई रिपोर्ट बताती है कि यमन में फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हालत अब भी बेहद खराब है। 5 साल से कम उम्र के आधे बच्चे भुखमरी का शिकार हैं, मॉडरेट से लेकर सीवियर लेवल तक। कुल 19.5 मिलियन लोगों को इंसानी मदद की जरूरत है, जिनमें से 17.1 मिलियन लोग अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में हैं और 5 मिलियन तो इमरजेंसी लेवल पर पहुंच चुके हैं। आप समझ रहे हैं, 5 मिलियन मतलब 50 लाख इमरजेंसी लेवल पर पहुंच चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ताइज, मारिब, अलजोफ, लहज, शाबवा, अलदाली और हुदैदा शहरों में चल रहे लोकल क्लैशेस मदद की आमद को रोक रहे हैं और पूरे फूड सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोस्तों, यमन भूख, जंग और टूटती सप्लाई लाइंस के बीच फिर एक बड़े खतरे के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया है। यहूदियों के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा का ताज़ा बयान पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए है और उनसे नफरत करने वालों के लिए। पोप लियो 14 ने 2 टूक बयान दिया। इस्लामोफोबिया फैलाने वालों का असल एजेंडा एंटी माइग्रेंट है, ये उन्होंने कहा, और इसके बयान के सहारे उन्होंने अमेरिका और यूरोप को नसीहत भी दी। मंगल को ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो ने उन ग्रुप्स पर सीधा वार किया जो इमिग्रेशन के नाम पर इस्लाम का डर फैलाते हैं। पोप का कहना है कि ये एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ज़्यादातर वही लोग पुश करते हैं जो माइग्रेंट्स को अपने मुल्क में घुसने नहीं देना चाहते, चाहे वो मज़हब हो, चाहे नस्ल हो, चाहे फॉरेन ओरिजिन हो। कोई भी बहाना बनाकर इनके खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। पोप ने कहा कि उनकी लेबनान विजिट का मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच डायलॉग और दोस्ती बिल्कुल मुमकिन है और लेबनान इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा मॉडल है
जिसे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स को भी समझना चाहिए कि मुसलमान और ईसाई उनके मुल्क में भी मिलकर रह सकते हैं बिना कोई नफरत फैलाए, उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा और पॉलिटिक्स किए। पोप का पैगाम साफ है कि डर की पॉलिटिक्स छोड़ो, इंसानों को इंसान समझो। लेबनान एक अरब मुल्क है और आबादी जो है यहाँ बटी हुई है, और आबादी बटने की वजह से लगता है कि कभी क्लैशेस होंगे, लेकिन यहाँ ईसाई और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। और इस अरब मुल्क की पोप की तरफ से तारीफ करना बड़ा पैगाम है वेस्ट की उन कंट्रीज़ के लिए जहां मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया अपने उरूज पर है। कुछ खबरें यहाँ से। डॉक्टर गाजी हमाद, ये हमास के पॉलिटिकल मूवमेंट के एक मेंबर हैं, सीनियर। उनके साथ तमाम, एक जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, तमाम हमास के मेंबर्स इकट्ठा हुए और ये एक यूं समझिए कि एक कॉन्डोलेंस मीटिंग थी। वहाँ पर गाजी हमाद के बेटे अब्दुल्ला गाजी हमाद को खिराज अकीदत पेश की गई। अब्दुल्ला जो था ना, वो हमास का फाइटर था, और वो अभी जो 4-5 लोग सुरंगों से निकलते पर मारे गए उनमें से एक था। तो ये एक बड़ी तस्वीर है जिसमें हमास के कई लीडर्स मौजूद हैं। कल रात भी एक स्क्रीनशॉट देखिए, लोग गाड़ियों पर लाद कर जख्मियों को गजा के अस्पतालों में ले जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। ये बिल्कुल जंग जैसे हालात हैं, हालांकि जंग नहीं है, बहुत कम हमले हो रहे हैं, जो बात है वो कहनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमले हो रहे हैं। सीज फायर का वायलेशन 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात भी हुआ और कई लोग जख्मी हुए हैं, ये बताया गया है। अल दराज शेल्टर है जो ईस्ट ऑफ गजा सिटी में है, वहाँ पर इसराइल ने बमबारी की कल रात। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया ने, जो गजा में इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं मदद की आमद पर, उसकी सख्त मजम्मत की है। और ख़ास तौर से इस वजह से की है क्योंकि 1100 ब्रिटेन की तरफ से फंड किए गए 1100 टेंट जो है वो 1 साल से पड़े हुए हैं गजा में आने के लिए सरहद पर, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। मतलब ब्रिटेन ने इसराइल को पैदा किया फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, वो उस ब्रिटेन के टेंट्स भी गजा में आने नहीं दे रहा। तो 1100 टेंट का रोना ब्रिटेन रो रहा है। अब ये कितने लोगों के लिए काफ़ी होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, ये बताया जा रहा है कि 12,000 लोगों के लिए ये टेंट काफ़ी होंगे। 1100 टेंट, लगभग 10 लोग एक टेंट में, क्या पता नहीं। अब ये बताया जा रहा है कि रात जैन रिफ्यूजी कैंप जो है वहाँ पर इल्ज़ाम है, कुछ न्यूज़ नेटवर्क के ज़रिए लगाया जा रहा है इस वीडियो को शेयर करके, कि इस्राएली फोर्स ने एक अपार्टमेंट में आग लगा दी। अल हदफ मोहल्ला है ये जैन रिफ्यूजी कैंप का, वहाँ पर इस्राएली फोर्स फ़िलिस्तीनियों के घरों में आग लगा रही है। ये इल्ज़ाम QAnon की तरफ से है। वहीं आप एक स्क्रीनशॉट देखिए, एक टूटे हुआ मलबा पड़ा हुआ है, बच्चे हैं या ऊपर से आप शॉट देख रहे हैं, और फ़लस्तीनी झंडा लहरा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि एक जो डिटेनी था, जो कैद में है इसराइल की, अयमान गनाम, उसका अकाबा में जो घर था वेस्ट बैंक में, वहाँ इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने बुलडोज़र चलाया, उसका घर ज़मींदोज़ कर दिया। लेकिन बावजूद इसके अपनी हिम्मत और जुर्रत को दिखाते हुए वहाँ फ़लस्तीनी नौजवानों और बच्चों ने फिर फ़लस्तीन का झंडा गाड़ दिया। बोले यहीं घर बनाएंगे और यहीं रहेंगे, तुम चाहे जो कर लो। कल रात और आज सुबह तक एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन वेस्ट बैंक में चल रहा था, ख़ास तौर से जेनिन के साउथ के इलाकों में, जहाँ एक कस्बा है कबातिया नाम का। वहाँ पर आप ये सुन रहे हैं, ये इसराइली हेलीकॉप्टर्स फायरिंग कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से लगातार बहुत से वेस्ट बैंक के इलाकों में फायरिंग की जा रही है। वहाँ की खबरें देना लाजिम है क्योंकि वहाँ की खबरें कम पढ़ी जा रही हैं, कम सुनी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।